हाय गाइस, टुडे सेशन अबाउट एरे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावा का। ये सबको पता होना चाहिए कि एरे क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं। और आज हम ये समझने वाले हैं कि एरे आया क्यों और इसकी क्या ज़रूरत थी और हमें इसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो इससे क्या होगा कि मेरी जो भी अपकमिंग लेटेस्ट वीडियोस होंगी उसके नोटिफिकेशंस आप लोग को मिल जाएंगे। और गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जो भी आपके साथ में स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो समझते हैं कि एरे की क्या ज़रूरत पड़ी, राइट। तो आप ऐसे सोचो कि जैसे कोई स्कूल है। ठीक है। ये क्या है, कोई स्कूल है। अब इस स्कूल में क्या है, कोई क्लासेस हैं। अब उन क्लासेस में कौन है, स्टूडेंट है। ये तो फ्लो ऑफ है ही स्कूल का कि भाई स्कूल होता है, क्लास होती है, स्टूडेंट होते हैं। तो ये जो स्कूल होता है ना, ये हमेशा क्या करता है, अपने बच्चों के रिकॉर्ड्स रखता है कहीं ना कहीं। उनकी एक्सेल शीट होगी या जहाँ पे भी वो अपना डेटा रखते होंगे, तो उसमें बच्चों की क्या करते हैं, वो रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 10th क्लास है। ओके। इन 10th क्लास में भी एन नंबर ऑफ द स्टूडेंट है, या ये कह सकते हैं हम कि ओवरऑल स्कूल में ही एन नंबर ऑफ द स्टूडेंट है। तो उन्होंने एक रिकॉर्ड रखा कि भाई चलो ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 1। फिर उन्होंने एक दूसरा स्टूडेंट क्रिएट किया, स्टूडेंट आईडी 2 इज इक्वल टू 2। फिर उन्होंने एक तीसरा स्टूडेंट क्रिएट किया, स्टूडेंट आईडी 3 इज इक्वल टू 3। तो ऐसे ही एन नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हो सकते हैं। अब आप ये सोचो कि अगर मुझे जैसे 10, 15, 20, 50 भी मान लो, अगर मेरे पास में स्टूडेंट हैं तो उनका मैं रिकॉर्ड रख सकती हूँ, राइट। उनका रिकॉर्ड मैं कहीं पे भी मैनुअली जाके अच्छे से स्टोर करके वन बाय वन ऐसे लिख के वेरिएबल क्रिएट करके मैं रख सकती हूँ। बट आप ये सोचो कि सेम चीज अगर हो जाए कि आपके पास में स्टूडेंट्स तो हैं लेकिन कितने हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं आपके पास में, या हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट है, या 500 ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो क्या ये पॉसिबल होगा आपके लिए कि आप वन बाई वन जाओ और ऐसे ना वेरिएबल क्रिएट करो और फिर उसमें आईडीज को इंसर्ट करो। कितना मुश्किल है ये, राइट। कॉम्प्लिकेट है। और उसके बाद ये भी आप सोचो कि कितनी ज़्यादा मेमोरी को ये ऑक्यूपाइड करेगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो प्रोजेक्ट है वो हेवी एंड लेंथी हो जाएगा एंड समटाइम्स लोड ही नहीं होगा, वर्क ही नहीं करेगा, प्रॉब्लम करेगा। तो इस चीज से ओवरकम करने के लिए हमारे पास में हम यूज करते हैं एरे को। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल्स क्रिएट किए थे ना, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, ऐसे करके मल्टीपल वेरिएबल्स थे। अब हम क्या करेंगे, एक सिंगल वेरिएबल क्रिएट करेंगे, वो वन टाइम ही मेमोरी को ऑक्यूपाई करेगा। वो वेरिएबल हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो वो होगा हमारा एरे। ठीक है। तो उसको हम इस तरीके से क्रिएट करेंगे कि यहाँ पे हमने लिया एरे, यहाँ पे हमने दे दिया स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल आईडी इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे यूज किया न्यू कीवर्ड एंड फिर हमने लिखा इंटीजर, और हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि भाई कितना ये डेटा, कितनी इसको मेमोरी की जरूरत है। तो इसमें क्या हुआ कि इसने जो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्टूडेंट आईडी नेम का, इसने बता दिया कि इसमें आप 1000 तक के रिकॉर्ड को क्या है आप यूज कर सकते हो। हाँ, ये एक ड्रॉबैक भी है एरे का। अब वो देखेंगे हम इसके प्रोज एंड कॉन्स में कि इसका साइज फिक्स्ड होता है। तो इसने बता दिया कि भाई थाउजेंड्स तक के आप अपना जो डेटा है वो स्टोर कर सकते हो। अगर मैंने ट्राई किया यहाँ पे डेटा को स्टोर करने के लिए 1001, अगर मैंने ये ट्राई किया, राइट, 1001 अगर ये मैंने ट्राई किया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मुझे एक्सेप्शन आ जाएगा। ये मुझे अलाउड नहीं करेगा, ये मुझे बोलेगा कि बस बस हो गया, अभी इतना ही मैंने तुम्हें दिया था, इतना ही स्टोर करो, इससे ज्यादा लेने की कोशिश मत करो। मतलब वही बात हो गई, उंगली पकड़ाई तो हाथ पकड़ लिया तुमने, वही वाली कहानी हो गई। सो यहाँ पे एक लिमिटेशन है इसका। अब जैसे मुझे इसमें इस डेटा को स्टोर करना है, तो मैं डेटा को कैसे स्टोर करूंगी, मैं यहाँ पे लिख दूंगी स्टूडेंट आईडी, फिर किस पोजीशन पे, तो 0 पोजीशन पे, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। अब आप देखो कि मैंने यहाँ पे 0 क्यों लिखा। तो इसको ऐसे समझो कि एरे में क्या होता है, जब भी आप किसी एरे को डिफाइन करते हो या डिक्लेयर करते हो, तो उसमें इस तरीके से मेमोरी एलोकेट होती है। अब जैसे 1000 है, तो एक स्टूडेंट कहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 5, ये क्या है, स्टूडेंट्स की आईडीज हैं। तो एरे की इंडेक्सिंग जो है वो हमेशा शुरू होती है 0 से। सो 0 1 2 3 4। अब ये जाएगी कैसे इसके साइज तक जाएगी, एरे के साइज तक जाएगी, साइज -1। ये आप हमेशा याद रखना, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ओके। एंड एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, जो एरे ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एरे का, एंड जावा में एरे क्या है, कंसिडर्ड होता है एज अ ऑब्जेक्ट। तो इसकी एक सुपर क्लास भी होती है जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्लास। ये यूज करता है हमेशा ऑब्जेक्ट क्लास को। ओके। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम एरे को क्यों यूज करते हैं। हम एरे को यूज क्यों करते हैं कि मल्टीपल टाइप के हम बच सके, मल्टीपल टाइप के वेरिएबल्स ना क्रिएट हमें करने पड़े, और हम एक ही में अपना सारा क्या है, अपना डेटा रख दें। अब एक और चीज मैं बताती हूँ कि ये जो है ये सिर्फ सिंगल टाइप के ही डेटा टाइप पे वर्क करता है, मतलब ये होमोजीनियस डेटा ही एक्सेप्ट करता है।
होमोजीनियस डेटा मतलब क्या हुआ? होमोजीनियस का मतलब ये हो गया कि जैसे मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया था एक एरे इंटीजर टाइप का, है ना, तो ये हमेशा इंटीजर वैल्यू ही लेगा। यहाँ पे अगर आप कोशिश करोगे ना ऐसे स्ट्रिंग देने की, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे एरर आ जाएगा। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे स्ट्रिंग डिफाइन किया, राइट, स्ट्रिंग वैल्यू न्यू, फिर आप यहाँ पे क्या दे दोगे, स्ट्रिंग, और आप जो भी आपको देना है, जैसे आपने 5 दे दिया, तो ये क्या है, ये वाला, ये हमेशा वैल्यू जो है ये हमेशा स्ट्रिंग टाइप का ही वैल्यू लेगा, ये इंटीजर टाइप का नहीं लेगा। ये इसका एक कौन सा है, होमोजीनियस पे ही वर्क करता है। चलो एक बार ये डेफिनेशन देख लेते हैं। एन अरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट अलाउ यू टू स्टोर एंड मैनिपुलेट अ फिक्स साइज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम डेटा टाइप। ये देखो, एलिमेंट ऑफ द सेम डेटा टाइप, ईच एलिमेंट इन द अरे इज आइडेंटिफाइड बाई इट्स इंडेक्स, ये भी हमने देखा, which starts from 0 and the first element and goes up to 1 less than the size of the array। ठीक है, ये हमने देख लिया, समझ लिया। अभी देखो फीचर ऑफ एरे क्या है, फिक्स्ड इन द साइज, होमोजीनियस मीन्स एक वन टाइप का ही डेटा ये स्टोर करता है। अगर आपका इंटीजर है तो ये इंटीजर ही लेगा, अगर ये आपका स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही लेगा। जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, ये भी मैंने बताया आपको कि जैसे इसकी जो इंडेक्सिंग होती है ये कैसे स्टार्ट होती है, ये हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 एंड फिर 4। एफिशिएंट मेमोरी आइट्रेशन, स्टैटिक स्ट्रक्चर, क्योंकि आप इसमें ऑलरेडी वैल्यूज को डिफाइन कर देते हो, आप फिर उसको चेंज नहीं करते हो, हम इसकी जो मेमोरी एलोकेशन पार्ट है वो चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट है, एरे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये स्टोर किस में होता है, हीप मेमोरी में होता है, ये याद रखना आप, ठीक है। तो हीप मेमोरी में ये एक अपना बढ़िया ऐसे क्रिएट कर देगा ऑब्जेक्ट, और इसको रेफरेंस वेरिएबल को यहाँ पे स्टूडेंट इसे रेफर कर देगा। सो गाइज, ये आपको इतना समझ में आया ना कि एरे का क्यों यूज हुआ या क्यों एरे पिक्चर में आया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टाइप्स ऑफ एरे। सो टाइप्स ऑफ एरे में एरे के कितने टाइप्स होते हैं, तो एरे के 2 टाइप होते हैं, एक होता है सिंगल डायमेंशनल अरे, एक होता है मल्टी डायमेंशनल अरे। अभी फर्स्ट देखते हैं सिंगल डायमेंशनल अरे। तो these are arrays that are store element of a single data type in a linear sequence. For example, you can have single dimensional array of integer, float, character और custom objects। कहने का मतलब क्या है कि जैसे या तो ये एक सिंगल रो हो सकता है, ठीक है, इधर या तो एक रो हो सकता है, या फिर एक ये सिंगल कॉलम हो सकता है। ये होता है हमारा सिंगल डायमेंशनल एरे, ठीक है। अब ये एरेज को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, या एरे को हम क्या बोल सकते हैं, इसका क्रिएट, डिक्लेयर, इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं। इसमें ना देखो मैंने इसे यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन विद न्यू कीवर्ड एंड डिक्लेरेशन विद साइज एंड लेटर इनिशियलाइज, एनोनिमस अरे डिक्लेरेशन। तो अभी देखो सबसे पहले हम समझते हैं स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन। आपको मैं इधर ऐसे बताती हूँ, देखो स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन और बाकी की जो डिक्लेरेशन है वो सब क्या है। लेट मी टेक इट पेन। मैंने जैसे यहाँ पे कोई एरे लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर ए, ठीक है, ये मैंने डिफाइन किया। तो मेरा क्या है, ये वाला जो ये है ना ए, ये एक इंटीजर टाइप का एरे है, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया मेरा लिखने का। मेरा एक दूसरा तरीका हो सकता है कि मैं ऐसे लिख दूँ इंटीजर, फिर यहाँ पे मैं ये करके ऐसे ये भी मैं लिख दूँ, तो ये भी सही तरीका है। अभी का इसमें एक चीज़ बताऊँ ना, नॉर्मल आप कैसे वेरिएबल को डिफाइन करते हो, नॉर्मल आप वेरिएबल को लिखते हो जैसे आपको लिखना है, तो आप लिख दोगे इंटीजर ए, राइट। बट अगर आप एरे को डिफाइन करते हो तो ये जो पैरेंथेसिस है ना, नहीं, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये यूज करना बहुत जरूरी है, यही बताता है कि ये एरे है, ठीक है। ये हुआ एक आपका तरीका हो सकता है, आप ऐसे लिख दो ए, और ये एक और आपका तरीका हो सकता है कि आप ट्राई करो कि आप यहीं पे इसको इसका साइज डिफाइन कर दो कि भाई ये 5 है, राइट। तो इसमें से ये स्टैंडर्ड साइज है, यही इसी तरीके से आपको लिखना है, इसी तरीके से आपको प्रोग्राम में यूज करना है। ये बहुत ही क्लियर होता है, इसमें ये जो है ये वेरिएबल अलग समझ में आता है कि ये क्या है, वेरिएबल है, ये एरे को डिफाइन करता है, और ये क्या होता है, डेटा टाइप होता है। अब यहाँ पे ये तो कंप्लीटली रॉन्ग है, ऐसा तो होता ही नहीं है, ऐसा तो डिफाइन ही नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी ये भी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप ये वाला इस तरीके से यूज करो। अब एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपको एक साथ ही 2 डिफाइन करना है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे, आप जैसे मान लो ऐसे लिख दिया आपने, राइट, या फिर आपने ऐसे लिखा। आप समझना ये चीजों को, ठीक है, आप ध्यान देना। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ ना, एक मैंने इंटीजर टाइप का एरे लिया है जिसमें ए एंड बी को मैंने डिफाइन किया, तो ये दोनों ही एरे है, ये भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है। बट यहाँ पे ये वाला जो ए है ना, ये जो ए है ये तो एरे है, दिस इज एरे। बट ये जो बी है ये क्या है, सिंपल वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का ये सिंपल वेरिएबल है, ये एरे नहीं है। आप इसमें एरे की वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते हो, इसलिए अगर आपको एक साथ में 2 एरेज वेरिएबल डिफाइन करने हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हो, बट ये वाला तरीका क्या है, ये रॉन्ग है, इस तरीके से आप नहीं डिफाइन कर सकते हो।
ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ कि जब आप किसी भी एरे को जैसे आपने कोई एक एरे बनाया, राइट, आपने लिखा इंटीजर ए, 1 सेकेंड, जैसे आपने यहाँ पे लिखा इंटीजर ए, आपने ए लिखा, फिर आपने न्यू कीवर्ड यूज किया, इसको ये भी एक तरीका होता है डिफाइन करने का, आपने एक एज अ ऑब्जेक्ट उसको बनाया न्यू, और फिर आप यहाँ पे लिख दोगे इंटीजर, फिर आप कर दोगे फॉर एग्जांपल 5, तो उसका साइज कितना हो गया, 5 हो गया। अब जैसे ही आपने इतना लिखा ना, तो ये क्या करेगा, एक एरे बना देगा, हीप मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, और ये ऐसे डिफाइन कर देगा। तो इसमें इनिशियली वैल्यू उसकी क्या रहेगी, 0 रहेगी। इंटीजर की एरे है आपका ये, और इनिशियली वैल्यू, अब जब इसमें क्योंकि इसमें कुछ भी पास नहीं किया है, इसको इनिशियलाइज नहीं किया है, तो इसको हम क्या करेंगे, 0 ही मानेंगे, ये 0 ही है। जब इस वाले एरे को कोई वैल्यू मिल जाएगी, इन द सेंस कि यहाँ पे मैं लिख दूं ए, और किस पोजीशन पे हो, इस पे मान लो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू दे दूं 5, तो ये जो 0th इंडेक्स पे, मतलब ये जो है ना, ये जो 5 है, ये कहाँ पे स्टोर होगा, 0th इंडेक्स पे, 0 1 2 3। एरे में हमेशा इंडेक्स 0 से ही स्टार्ट होता है, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे कोई पूछे तो आपको यही जवाब देना है कि 0 से ही स्टार्ट होता है, ये 1 2 3 नहीं होता है। तो ये जो 5 है 0th इंडेक्स पे आ जाएगा, मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 0 है, इसको वैल्यू मिल गई, ये इनिशियलाइज हो गया, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर मान लो 1 की पोजीशन पे कुछ और देना था, जैसे 6 देना था, तो ये जो 6 है ना, अभी ये जो 0 था, ये हो जाएगा यहाँ पे 6, ये 6 बन जाएगा। ऐसे ही दूसरी वैल्यूज हो जाएंगी। अच्छा, इसका एक ड्रॉबैक भी है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका साइज दिया कितना, 5 तक का मैंने इसका साइज दिया, राइट। अब आप ये देखो कि मैंने 5 एंड 6 की वैल्यू को तो दे दिया है, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 2 3 ये वैल्यू को नहीं दिया, मतलब मैंने ये स्पेस जो थी इसको यूज नहीं किया, तो अब क्या होगा, ये वेस्ट ऑफ मेमोरी है एक्चुअली में। ये एक इसका ड्रॉबैक है कि अगर आपने पूरा आपका एरे को अगर यूज नहीं किया है, तो फिर वो वेस्ट ऑफ मेमोरी है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे कुछ आपने डिलीट कर दिया फॉर एग्जाम्पल ये वाली पोजीशन का, तो आपको फिर पूरा एरे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। और इन सबसे सबसे ओवरकम होने के लिए हमारे पास में कलेक्शंस है, वो हम लास्ट में देखेंगे, बाद में देखेंगे कि कैसे कलेक्शंस को यूज करते हैं टू हैंडल द डेटा। अभी हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है। अगर कोई मान लो स्ट्रिंग टाइप का होता, तो ये स्ट्रिंग टाइप का ऐसे होता, डिफाइन होता, तो फिर इसकी इनिशियली वैल्यू नल होती, जब तक कि इसको कोई एक्सप्लिसिटली वैल्यू नहीं मिलती है। ओके, सो गाइज आई होप आपको इतना समझ में भी आ रहा होगा, और ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो रही होंगी। अभी देख लेते हैं एक बारी, और क्या रह गया है, कुछ रह गया है क्या। ओके, ठीक है। चलो, एक तरीका और होता है एरे को डिफाइन करने का, कैसे एक ही साथ हम इसका क्रिएट भी कर दे, इनिशियलाइज भी कर दे, डिक्लेयर भी कर दे। वो हम कैसे करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिया इंटीजर ए, ठीक है, ये मेरा किस टाइप का, एरे टाइप का है। 1 सेकेंड, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ इंटीजर ए, ठीक है, ये मैंने ले लिया इंटीजर ए, और यहीं पे ही मैं इसको 1 2 3 4, तो इससे क्या हो रहा है, मैं सब कुछ यहीं पे ही इसको कर दे रही हूँ, यहीं पे ही मेरा क्रिएट हो रहा है, इनिशियलाइज हो रहा है, डिक्लेरेशन भी मेरा यहीं पे हो रहा है, तो सारी चीजें मेरी यहीं पे हो रही है। तो ये भी एक तरीका होता है एरे को डिफाइन करने का। ओके, और एक तरीका होता है कि आप पहले क्या कर दो, उसको डिक्लेयर कर दो, इंटीजर ए ऐसे कर दो। 1 सेकेंड, आप ऐसे कर दो इंटीजर ए, ठीक है, बस छोड़ दो इसको। अब जब आप इस एरे को यूज करोगे, इस ए को आप यूज करोगे, तब आप फिर उसको यूज कर लो, जैसे आप लिख दो यहाँ पे न्यू इंटीजर, और आप इसको डिफाइन कर दो कि 6 है, ऐसे करके। तो आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। तो इसके मल्टीपल वेज है एरे को यूज करने के, कोई एक वेज नहीं है, आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो अपने हिसाब से पिक कर सकते हो। ओके गाइज, अभी हमने सिंगल डायमेंशन को समझा, अब हम देखते हैं मल्टी डायमेंशनल कैसे यूज करते हैं, और मल्टी डायमेंशनल क्या होता है। सो बेसिकली सिंगल डायमेंशन तो समझ में आ गया कि ये क्या होता है, या तो सिंगल रो रहेगी हमारी, या फिर सिंगल कॉलम रहेगा, तो ये हमारा होता है सिंगल डायमेंशन। लेकिन मल्टी डायमेंशन में क्या होता है, रो एंड कॉलम्स होते हैं, मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स होता है। अगर हमें ज़रूरत है कि हम रोज को भी सेव करें, कॉलम्स को भी सेव करें, तो उस कंडीशन में हम मल्टी डायमेंशनल यूज़ करते हैं, ठीक है। रिमूव, ओके। सो मल्टी डायमेंशन अरे आर अरेज ऑफ अरे, इन्हें हम अरेज ऑफ अरे भी कहते हैं। दे कैन हैव 2 और मोर डायमेंशंस। कॉमनली यूज मल्टी डायमेंशन अरे आर 2D एंड 3D। एंड इनको डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं, पूरा अभी हम इन डिटेल में देखेंगे, ठीक है। सो आप इसको ऐसे समझो कि जैसे कि आपने कोई एक सिंगल डायमेंशनल एरे को डिफाइन किया था पहले, राइट, इस तरीके से आपने ये डिफाइन किया, यहाँ पे लिखा, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया सिंगल डायमेंशनल एरे, ठीक है। अब आपको करना है 2D एरे डिफाइन, तो आप क्या करोगे, इंटीजर ए, अपने इतना आपको ऐसे ही लिखना है, ये हो जाएगा आपका
मल्टी डायमेंशनल अरे, ये आपने डिफाइन किया। तो ये आपने अभी क्या साइज दिया है, आपने साइज दिया है अभी रो का। फर्स्ट क्या होता है, आपकी रो होती है, ये क्या होगा, आपका कॉलम होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मल्टी डायमेंशनल अरे। इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। इसके कुछ और तरीके भी हैं जिससे आप डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि ये जो फॉर्म होता है ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल बिल्कुल सेपरेट है, इसके पास नहीं है। तो मतलब आपको क्या देना है, पहले डेटा टाइप डिफाइन करना है, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट देना है, इसके बाद में आपको ए डिफाइन करना है, या जो भी वेरिएबल नेम है वो डिफाइन करना है। अब आपको इसको दूसरे तरीके से भी आप इसको डिक्लेयर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे लिखा इंटीजर ए, आप इसको वेरिएबल के पास भी दे सकते हो, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। आप चाहें तो एक और इसका तरीका है, कैसा, आप जैसे कि यहाँ पे आपने पहले, जैसे आपने यहाँ पे पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद में आप ये यूज़ कर रहे हो। या फिर आप कोई एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, आपने एक यहाँ पे डिफाइन कर दिया, फिर एक आप बाद में डिफाइन कर रहे हो रेफरेंस वेरिएबल के पास में। तो इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक चीज़ मैं और आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ कि अगर आपको मल्टीपल वेरिएबल्स को डिफाइन करना है एरे में मल्टी डायमेंशन में, तो आप कैसे करोगे। तो आप क्या करोगे, ऐसे लिखोगे राइट, फिर आप ए और फिर यहाँ पे आप बी डिक्लेयर कर दोगे, तो ये सही तरीका है। पर अगर आपने फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा, आपने क्या किया, आपने पहले यहाँ पे ये इंटीजर टाइप है, ठीक है, ध्यान रखना, ये नहीं है, इंटीजर टाइप है। ये आपने यहाँ पे लिया इंटीजर टाइप, इंटीजर टाइप लेने के बाद में आपने यहाँ पे किया क्या, 1 सेकेंड गाइस गड़बड़ हो गया। आपने यहाँ पे लिया इंटीजर टाइप, फिर यहाँ पे आपने लिया वेरिएबल नेम कॉमा, एंड फिर आपने यहाँ पे बी डिफाइन कर दिया, ठीक है, और आपने एक यहाँ पे भी डिफाइन किया। तो जब आप इस तरीके से डिफाइन करोगे ना, तो इसका मतलब पता है क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये तो है 2D एरे, ठीक है, ए तो है 2D एरे, लेकिन ये जो बी है ये नॉर्मल सिंपल वेरिएबल है, ठीक है, ये नॉर्मल सिंपल वेरिएबल है। और यू कैन से दैट ये 1D है, ये जो बी है ये 1D है, ये सिंपल वेरिएबल नहीं है, ये 1D हो जाएगा। इस केस में ये सिर्फ 1D ही कंसिडर होगा, ये 2D कंसिडर नहीं होगा। सो ये आपको इंपॉर्टेंटली नोटिस, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 2D को हम क्यों यूज़ करते हैं, जब भी हमें कोई मैट्रिक्स वगैरह क्रिएट करना होता है तो उस कंडीशन में हम 2D को यूज़ करते हैं। इसका एक और तरीका होता है डिक्लेयर करने का, जहाँ पे आप क्रिएट इनिशियलाइज सब कुछ एक साथ कर सकते हो। जितनी भी हमने प्रोसेस की है ना, ये सारी प्रोसेस को आप एक साथ ही कर सकते हो। 1 सेकेंड, ये चेंज क्यों हुआ, ठीक है। सो आप कैसे इसको लिख सकते हो, आपने जैसे यहाँ पे डिक्लेयर किया इंटीजर ए, आपने ऐसे डिक्लेयर कर दिया, फिर उसके बाद में आपने ऐसे ये करली ब्रेसेस लगाए, फिर इनसाइड एक करली ब्रेसेस, फिर आपने लिखा 20, 10, 20, 30 ऐसे, फिर यहाँ पे लगाया कॉमा से आपने सेपरेट किया, फिर आपने यहाँ पे और डिफाइन कर दिया, जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया 40, 50 एंड 60, राइट। तो ये ओवरऑल मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसा बन जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे आप क्या डिफाइन कर दोगे, अपना 10 कर दोगे, यहाँ पे आप 20 कर दोगे, यहाँ पे आप 30 कर दोगे, फिर यहाँ 40 करोगे, 50 करोगे, 60 करोगे, राइट। तो ये आपकी क्या बन जाएगी, एक मैट्रिक्स बन जाएगी। या आप ये बोल लो कि आपको सेलेनियम में जैसे टेबल वेबल हैंडल करना होता है ना, तो वो आप यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। अच्छा, इसमें अब आपको वैल्यू को रिट्रीव करना है जैसे, ठीक है, तो आप वैल्यू को रिट्रीव कैसे करोगे, ये क्या है आपका, ये है आपका कॉलम 1, ये है कॉलम 2, और ये है क्या, कॉलम 3 है। ये क्या है, रो है, रो 1 रो 2 है। तो आप सेलेनियम में क्या करते हो, सेलेनियम में आप क्या करते हो कि आपको अगर कोई डेटा टेबल बोल दे हैंडल करने के लिए, तो आप क्या करोगे, पहले तो जो रो है उसको आइडेंटिफाई करोगे, उसमें देखोगे कितनी रोज है ओवरऑल, ठीक है, उसको कहीं स्टोर कराओगे, लिस्ट विस्ट में, सेट में, जिसमें भी आपको स्टोर करना, आप स्टोर कराओगे, फिर उसके साइज तक का एक लूप चलाओगे, फॉर लूप, राइट। फिर एक फॉर लूप चलाओगे आप, फिर आप आइडेंटिफाई करोगे कॉलम कितना है, फिर एक फॉर लूप चलाओगे, फिर उसमें से पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके, ये जो टेबल है ना, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे मल्टीपल टेबल है, तो आप पर्टिकुलर उसकी पोजीशन पे जाके, जैसे आपको यहाँ की वैल्यू रिट्रीव करनी, तो इस पोजीशन पे जाके आप फिर डेटा को रिट्रीव कराते हो। तो सेम चीज़ यहाँ पे होती है, लेकिन वो पोजीशन आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। सो अरे में क्या होता है, हर चीज़ क्या होती है, जीरो से स्टार्ट होती है, इंडेक्स बेस्ड होती है, हर चीज़ क्या होती है, इंडेक्स बेस्ड होती है। तो ये जो फर्स्ट है ना, ये क्या है, ये 0 0 है, ये क्या है, कॉलम भी 0 है, रो भी 0 है। फिर ये आ जाएगा आपका, रो 0 है, कॉलम 1 है, फिर ये 0 आ जाएगा, रो 0 है, कॉलम 2 है, ठीक है। अब क्या हुआ, आपकी रो जो है वो क्या हो जाएगी, रो 1 है, अभी क्या थी, रो 0 थी, अब हो जाएगी आपकी रो 0, लेकिन आपका कॉलम क्या है, कॉलम 1 है। आपकी रो 1 है, लेकिन कॉलम क्या है आपका, 1 है। रो 1, कॉलम क्या है आपका, 2 है, ठीक है। अगर ऐसे और होता या और इधर होते तो भी आप इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हो, या इसी तरीके से आप वैल्यूज को ले सकते हो। अगर मुझे किसी एक स्पेसिफिक जगह पे वैल्यू इंसर्ट करनी, तो मैं कैसे इंसर्ट करूंगी, जैसे मैंने कोई डिक्लेयर किया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मैं ले लेती हूँ फटाक से, जैसे मैंने बी डिक्लेयर किया है ना, न्यू कीवर्ड से भी आप अपना एक बना सकते हो, अपना एरे डिक्लेयर कर सकते हो, न्यू इंटीजर। और मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है कितना, मैंने यहाँ पे डिफाइन किया फॉर एग्जाम्पल 3 and 2। तो इसका क्या मतलब है, बेसिकली मेरे पास में क्या है,
3 रोज है मेरे पास में, क्या है 3 रोज हैं ऐसे, ये 3 रोज है मेरे पास में और 2 कॉलम्स हैं 1 एंड 2, तो ये 0 कॉलम हो जाएगा, ये 1 कॉलम हो जाएगा, ये हो गई 0 रो, ये हो गई 1 रो, ये हो गई 2 रो। अभी अच्छे से समझना इसको, ये कॉलम क्या है 1 कॉलम है 1 कॉलम है, ठीक है। अब आपको ऐसे समझो आप 1 1 1, ठीक है। अब मुझे इसमें से कोई वैल्यू को किसी स्पेसिफिक जगह पे इंसर्ट करना है, तो मैं कैसे इंसर्ट कर सकती हूँ वो वैल्यू को, तो मैं क्या करूंगी, ये वेरिएबल नेम लूंगी, वेरिएबल। अब मैं इसमें यहाँ पे बताऊंगी कि जैसे मुझे यहाँ पे फर्स्ट जगह पे इंसर्ट करना है, यहाँ पे कुछ इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे बताऊंगी कौन सी रो है, तो भाई 0 नंबर की रो है, कौन सा कॉलम है, तो भाई 0 नंबर का कॉलम है, और उसमें कितना इंसर्ट करना है, उसमें 1 इंसर्ट कर दो या 10 इंसर्ट कर दो फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें हम 10 इंसर्ट कर देंगे, तो ये देखेगा अच्छा ये कहाँ है, 0 वाली रो कौन सी है भाई, ये वाली है, 0 वाला कॉलम कौन सा है, तो वो देगा ये वाला है, तो वो क्या करेगा यहाँ पे जो है वो 10 इंसर्ट कर देगा, राइट। सेम वे से आप डेटा को रिट्रीव भी कर सकते हो। सो गाइज आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें देखो अभी तक का तो एक बार फटाक से हम रिवाइज कर देती हूँ मैं आपको कि आप डिक्लेरेशन कैसे करते हो, 2 डायमेंशन का इस तरीके से भी डिक्लेरेशन कर सकते हो, और ये जो मैंने बताया न्यू कीवर्ड करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भी आप डिक्लेरेशन कर सकते हो। एरे जो है वो किसको यूज करता है, सुपर मोस्ट क्लास होती है ऑब्जेक्ट क्लास, उसको यूज करता है, राइट। अब इसमें एक और चीज होती है, एक और कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है जैक डरे का कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैक डरे मतलब क्या होता है, जैक डरे का भी एक इसमें कॉन्सेप्ट होता है, उसका मतलब क्या होता है कि सर्टनली मतलब डिफाइन कर दिया लेकिन क्लियर नहीं कि कौन सी चीज कितनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे ना डिफाइन किया, जैसे इंटीजर लिया, ए लिया, ठीक है, इंटीजर ए न्यू, फिर न्यू इंट एंड इस तरीके से डिफाइन किया, तो यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि भाई 3 रो है पर कॉलम नहीं पता, ये डिफाइन नहीं किया। तो ये चीज कब आती है, ये आती है जैक डरे के अंदर, जिसमें क्लियर नहीं होती है चीजें, पता नहीं होती। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा कि आपने मान लो 3 रोज बना ली, राइट, ये आपकी 3 रोज बन गई हैं, 1 2 3, लेकिन आपको कॉलम नहीं पता है, तो एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन आप यहाँ पे बता सकते हो, एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन आप बता सकते हो कि 0 रो में कितने कॉलम है, तो भाई 2 कॉलम होने चाहिए, तो इसमें यहाँ पे 2 कॉलम आ जाएंगे कि 1 और 2 कॉलम हो, इसमें क्या हो 10 एंड 20 आपको इंसर्ट कराना है, तो आप इस तरीके से इसमें इंसर्ट करा सकते हो, मतलब एक एक पोजिशन पे जाके कराना, एक साथ मत कराना, मैं जस्ट एग्जाम्पल आप लोग को दे रही थी। तो जैसे आपको इस जगह पे आपको कितना 10 एंड 20 आपको इंसर्ट कराना है, तो इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो जैक डरे को, ठीक है। अभी नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा कि जैसे आपने आपको जैसे ये 0 हो गई ये 1 होगी, तो 1 रो आप दे दोगे यहाँ पे, इस वाली रो में कितने कॉलम्स हो, फॉर एग्जांपल 3 कॉलम्स हो, तो वो क्या क्या करेगा यहाँ पे 3 कॉलम्स डिजाइन कर देगा, फिर आप इस पर्टिकुलर कॉलम पे जाके आप अपनी वैल्यूज को स्टोर करा सकते हो सेम वे से। सो ये इसको बोलते हैं हम जैक डरे। इसका एक्चुअली में फॉर्म कैसे बन सकता है ये मैं आप लोग को एक बार अच्छे से बता देती हूँ, तो और आपको क्लियर हो जाएगा कि जैसे एक मेरी ये रो है, ठीक है, 1 2 यानी कि ये रो और मैं बना लेती हूँ, ये मेरी 3 रो है, इसमें ये बना लेती हूँ। समटाइम्स ऐसे होता है कि आपकी ये रो डिफाइन नहीं है, तो इसमें आपने क्या कर लिया 3 कॉलम बना लिए, ये 1 2 3 कॉलम बन गए, और हो सकता है कि अगली बारी में आपके 2 ही कॉलम हो तो आपकी 2 कॉलम हो गई। तो जब इस तरीके की सिचुएशन आती है ना, तो इसको हम जैक डरे बोलते हैं, ओके गाइस। सो बिफोर स्टार्टिंग ऑन द प्रोग्राम, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनोनिमस एरे। एनोनिमस एरे या एनोनिमस एरे डिक्लेरेशन क्या होता है। सो बेसिकली यू कैन डिक्लेयर एन एरे विदाउट स्पेसिफाइंग इट्स नेम, दिस इज ऑफन यूज्ड फॉर वन टाइम एरे ऑपरेशन, ठीक है। इसका बेसिक सा मतलब ये है कि यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन नहीं होता है, सिर्फ आप डायरेक्टली एरे को यूज कर लेते हो किसी का एड्रेस पूछने के लिए। बिल्कुल वैसी ही बात होती है जैसे आप किसी अननोन पर्सन से किसी का एड्रेस पूछते हो, आप एड्रेस जान लेते हो, रोड का एड्रेस जान लेते हो या रोड का नंबर जान लेते हो, फिर आपको उस पर्सन से कोई मतलब नहीं होता। तो सेम यहाँ पे भी इसको वैसे ही यूज करते हैं। मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देती हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई क्लास बनाई, राइट, आपकी क्लास हो गई टेस्टिंग नेम से, आपकी एक हो गई मेन मेथड, ये हो गई आपकी मेन मेथड, और एक होती है आपकी आपने कोई स्टैटिक मेथड क्रिएट कर ली, राइट, स्टैटिक मेथड फॉर एग्जांपल आपने सम क्रिएट कर ली। अब आप क्या कर रहे हो कि इस स्टैटिक मेथड को आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, यहाँ पे कॉल कर सकते हो वॉइड, आप इसको डायरेक्टली यहाँ कॉल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द क्लास नेम टेस्टिंग डॉट सम मैंने लिखा, और यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज प्रोवाइड कर देती हूँ, जैसे न्यू में मैं क्या प्रोवाइड करती हूँ, न्यू इंटीजर, एंड मैंने यहाँ पे एरे डिक्लेयर कर दिया एज 10 20 एंड 30। तो मैं इसका यहाँ पे क्या ले लेती हूँ, सम ले लेती हूँ, राइट, इसका मुझे सम करना है, तो मैं क्या करूँगी उसके लिए कि यहाँ पे मैं इसको मैं एज ए आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास कर लूँगी, कैसे इंटीजर, और मैं यहाँ पे दे दूंगी क्या नंबर, ठीक है। और फिर उसके बाद में मैं एक लगाऊंगी फॉर लूप, मैं इस पर ट्रैवर्स करूंगी, क्या करूंगी आइट्रेट करूंगी या ट्रैवर्स करूंगी किसके थ्रू, फॉर लूप के थ्रू। अगर आपको फॉर लूप नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी, आप जाके देख लेना कि फॉर लूप को कैसे यूज करते हैं। फिर ये अभी हम यूज कर रहे हैं फॉर ईच लूप, ठीक है, फॉर ईच लूप। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक हमने इंटीजर लिया आई टाइप का, उसमें हम डिफाइन क्या कर देंगे नंबर, ठीक है, और अब मुझे करना है सम, ठीक है।
तो मैं क्या करूँगी, एक टोटल, एक इंटीजर वेरिएबल लूँगी जिसको मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, इंटीजर एज टोटल। इसको मैं इनिशियलाइज कर देती हूँ 0 से, तो टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस आई, ठीक है। और मैं इसको कर देती हूँ क्या, प्रिंट टोटल। सो यहाँ पे आप समझना कि मैंने जो ये जो मैंने अरे डिक्लेयर किया ना, वन डायमेंशन अरे मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया, इसको मैं एक ही बार यूज़ कर रही हूँ। इसका अब कहीं पे भी किसी भी जगह पे कोई यूज़ नहीं है, इसका एक ही बार यूज़ किया है। तो इसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया और मेथड में मैंने इसको एज अ आर्ग्यूमेंट ले लिया। ओके, तो इसको पूरे को हम क्या बोलते हैं, एनोनिमस अरे बोलते हैं, जिसको हम एक टाइम या वंस एक ही बार यूज़ करते हैं। तो गाइस चलो कुछ प्रोग्राम देख लेते हैं पहले तो सबसे पहले तो हमारी क्लास बनी हुई है ऑलरेडी, तो हम मेन मेथड को कर लेते हैं कॉल, ठीक है। अब एक आपको मैं पहले अननोन एरे वाला एक प्रोग्राम आप लोग को बता देती हूँ ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो मैं यहाँ करती हूँ स्टैटिक सम, मैंने यहाँ पे क्रिएट किया सम एंड ओके। एंड जो स्टैटिक होता है ना, इसको हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं किसके थ्रू, टेस्टिंग डॉट सम, ठीक है, ये कॉल कर लिया। अभी एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि यहाँ पे मैं कोई एरे ले लेती हूँ, जैसे एरे और इंटीजर टाइप का एरे मैं ले लेती हूँ। और वन सेकेंड, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने यहाँ पे दिया 10 20 एंड 30, ठीक है, ये मैंने डिफाइन कर दिया, कॉमा यूज करना है, ठीक है, ये मैंने डिफाइन कर दिया। अब मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं सेम चीज़ एज ए आर्ग्यूमेंट इसको यहाँ पे ले लेती हूँ, इंटीजर नंबर, ठीक है, इंटीजर नंबर मैंने एज ए आर्ग्यूमेंट ले लिया। अब मैं एक लगाती हूँ फॉर लूप, जिसमें मैं लेती हूँ इंटीजर आई फॉर ईच लूप, गाइज ये है फॉर ईच लूप, ठीक है, नंबर एंड इट्स कमिंग एज फॉर ईच, ओके, सो मेक इट एज अरे, ओके। फॉर ईच लूप मैंने यहाँ पे लगाया एंड मैं क्या करती हूँ कि ये जो मैंने यहाँ पे एरेज की वैल्यू दी है ना, इसका सम मुझे चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूँगी, एक टोटल ले लूँगी, एक दूसरा वेरिएबल टोटल इज इक्वल टू, टोटल में मैं कुछ प्रिंट करा लूँगी टोटल। सो उसके लिए मुझे यहाँ पे पहले डिफाइन करना पड़ेगा, इंटीजर टोटल इज इक्वल टू, मैं इसको इनिशियलाइज कर लेती हूँ 0 से, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस क्या, जो आपका आपने जो यहाँ पे डिफाइन किया था ना, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस आपने ये जो नंबर है इसको स्टोर कराया किसमें, आई में, तो हमने यहाँ पे लिख दिया आई, ठीक है। और बाद में मैं इसको करा लेती हूँ प्रिंट किसको, वैल्यू ऑफ टोटल इज इक्वल टू प्लस टोटल। चलो रन करते हैं इसको। ये यहाँ पे काम कर रहा है एज अ एनोनिमस एरे, ये एक ही बार यूज होगा, इसके बाद ये दोबारा कभी यूज होगा ही नहीं होगा, ठीक है गाइस। तो देखो अभी हमें रिस्पॉन्स क्या मिल गया, 60, इसका सम आ गया, मुझे सम करना था। मैंने बेसिकली क्या किया, एक अपनी नॉर्मल सी एक स्टैटिक मेथड क्रिएट करी जिसमें मैंने एज अ आर्ग्यूमेंट पास किया नंबर को, और मुझे इसका क्या चाहिए था, सम चाहिए था, इस पूरे एरे का मुझे सम चाहिए था। तो इस एरे को मैंने कहीं पे भी एक्सप्लिसिटली मैंने कहीं पे भी क्रिएट नहीं किया था, ठीक है, मैंने इसको पास किया है। तो यहाँ पे फिर मैंने फॉर ईच लूप लिया, फॉर ईच लूप में मैंने एक इंटीजर टाइप का आई क्रिएट किया, और उसके बाद में मैंने टोटल लिया, टोटल को मैंने 0 से इनिशियलाइज किया एंड टोटल में टोटल के साथ में ये जो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, तो आई प्लस कर दिया, ठीक है। तो जो भी आई की वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, टोटल में ऐड होते जाएंगे और स्टोर हो जाएंगी। और मैंने यहाँ पे इसको कॉल करने के लिए मेन मेथड में मैंने डायरेक्टली विद क्लास नेम इसको इसमें वैल्यू दे दी एरे की, और मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, तो मेरे को अपना सही रिस्पॉन्स मिल गया। तो इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो। चलो कोई एक अगला प्रोग्राम देखते हैं, कोई डिफरेंट सा एक दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। जैसे नॉर्मली अगर आपको जावा में कुछ भी प्रिंट कराना है, ठीक है, नॉर्मली आपको एरे को यूज़ करना है, तो आप कैसे यूज़ करोगे, तो आप यहाँ पे ले सकते हो ऐसे एरे, जैसे मैंने डिक्लेयर किया एरे, जैसे आप ले लो वैल्यू, ठीक है, वैल्यू इज इक्वल टू आप ले लो न्यू कीवर्ड, एंड न्यू कीवर्ड से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, एंड आप यहाँ पे उसकी कुछ भी वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि गाइस कैसे डिक्लेयर करते हैं एरे, इसके तरीके तो हमने अभी देख ही लिए थे, तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको डिक्लेयर कर दिया। अब मैं यूज़ करती हूँ एक फॉर लूप, एंड मैं क्या करती हूँ, इस फॉर लूप में पूरा इसका देखती हूँ कि ये कहाँ से कैसे कितना क्या चलता है, ठीक है। तो इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई बड़ा और बराबर कर सकते हैं, या बड़ा है किससे, वैल्यू डॉट लेंथ इसकी, व्हाट इज दिस, हाँ सॉरी, वैल्यू डॉट लेंथ, ठीक है, सेमीकोलन से टर्मिनेट किया, एंड आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑर्डर में हम देखते हैं गाइस ये फॉर लूप में कैसे यूज करते हैं, इसके ऑलरेडी मैंने सेशन बनाया हुआ है, आप एक बार जाके देख लो। अब यहाँ पे हमें क्या प्रिंट कराना है, हमें आई की वैल्यूज को प्रिंट कराना है, तो हम आई की वैल्यूज को प्रिंट करा लेंगे, वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू प्लस आई, ठीक है। इसको करते हैं रन, देखो 0 1 2 ये इसकी इंडेक्स पोजीशन आ गई। तो गाइज देखो
इंटीजर आई, यहाँ पे हमने क्या किया, एक फॉर लूप लगाया जिसमें हमने क्या किया, फॉर लूप का फॉर्मेट क्या होता है, आपको पहले इनिशियलाइज करना होता है, फिर आपको कंडीशन देनी होती है, फिर आपको इंक्रीमेंट करना है कि डिक्रीमेंट करना है, आपको ये डिफाइन करना होता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक फॉर लूप लिया जिसमें इंटीजर आई लिया है, इसकी वैल्यू तक हम गए, किसकी वैल्यू, ये जो हमने एरे डिक्लेयर किया था ना, इसकी लेंथ तक हम गए, और उसके बाद में हमने इसको आई को प्रिंट करा दिया। तो बेसिकली यहाँ पे आप एक चीज देखो कि मैंने 1020 दिया था लेकिन 012 आया, मतलब कि ये इंडेक्स वैल्यू आई है इसकी, ओके, इंडेक्स वैल्यू आई है। अब कोई दूसरा प्रोग्राम देखते हैं, दूसरा प्रोग्राम देखते हैं कोई, जैसे कि इंटीजर वैल्यू दे देते हैं, इंटीजर वैल्यू इज इक्वल टू इंटीजर वैल्यू में देते हैं 10 20 30 कुछ ऐसा दे देते हैं, एंड इसमें से हम फाइंड आउट करते हैं लार्जेस्ट कौन सी है, ठीक है। तो लार्जेस्ट वैल्यू का हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक लूप चलाना पड़ेगा, कहाँ तक, इसकी लेंथ तक की, क्योंकि हमें लेंथ तक चेक करना है कि इसमें कौन सा लार्जेस्ट है, तो इसकी लेंथ तक हमको चलाना पड़ेगा। तो इंटीजर आई हमने लिया, आई इज इक्वल टू 0 से हमने इनिशियलाइज कर दिया, आई इसको कर देते हैं वैल्यू की लेंथ तक, इसको हम चलाते हैं डॉट लेंथ, ठीक है, आई प्लस प्लस। देन इनसाइड द फॉर लूप हम क्या कंडीशन देते हैं, इनसाइड द फॉर लूप हम देते हैं कि पहले तो हमने ये लूप चलाया यहाँ तक कि इसकी लेंथ तक के, फिर इफ, अब देखो इफ हमने यहाँ पे क्या कंडीशन दे दी है कि जैसे जो वैल्यू है, वैल्यू में जो इंडेक्स की पोजीशन हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि आई अगर बड़ा होता है किससे, एक और हम यहाँ पे ले लेते हैं एक वेरिएबल जिसको हम नाम दे देते हैं इंटीजर मैक्स करके कुछ ऐसा दे देते हैं, मैक्स इज इक्वल टू, क्या इसमें क्या आ जाएगा, वैल्यू 0, ठीक है। सो ये किससे किससे बड़ा हो, मैक्स से बड़ा हो। तो जब ये कंडीशन अगर हो तो ये क्या हो जाए, ये कंडीशन अगर हो तो मैक्स में जो है किसकी वैल्यू की, जो वैल्यू में जो इंडेक्स है उसकी पोजीशन आ जाए, मतलब उसमें जो वैल्यू दी गई है वो आ जाए, स्टोर हो जाए, बेसिकली ये हम चाहते हैं। तो और बाद में इसको कर लेते हैं मैक्स को प्रिंट, वैल्यू ऑफ मैक्स इज नो लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू प्लस। सो गाइज बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने यहाँ पे किया, हमने हमें एक एरे था, ठीक है, इस एरे में से हमें जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो निकालनी थी। रन तो करें हम पहले, देखिए तो हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पता चला कि स्टक हो गया। तो 10 20 30 लार्जेस्ट वैल्यू, 1 सेकेंड, इसको हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं ओके, लार्जेस्ट वैल्यू हमारी आ गई 30। अब गाइज देखो मैंने यहाँ पे एक्चुअली में किया क्या था, मुझे एक एरे मिला जिसमें से मुझे लार्जेस्ट वैल्यू को आइडेंटिफाई करना था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अच्छा मुझे आइडेंटिफाई करना तो मैं इसको पहले एक लूप चला देती हूँ इसके लिए, ताकि इस पूरी लेंथ मुझे पता चल जाए कि एरे कहाँ तक है। तो मैंने वही चीज़ करी यहाँ पे, उसको चलाने के लिए सबसे पहले मैंने उसको क्रिएट किया, फिर इनिशियलाइज किया, और उसके बाद में मैंने कंडीशन लगाई कहाँ तक लूप चले, ये कंडीशन मैंने प्रोवाइड करी, एंड इंक्रीमेंट हो कि डिक्रीमेंट हो। फिर जब ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो इफ कंडीशन मैंने यहाँ पे लगाई कि अंदर क्या हो, कि वैल्यू ऑफ इंडेक्स आई, मैंने यहाँ पे इंडेक्स ऑफ आई अगर बड़ा होता है मैक्स से, जैसे मैक्स की इंडेक्स वैल्यू क्या है, 0 है, 0 पे 10 है, अब इसकी इंडेक्स वैल्यू एक बारी क्या होगी, 10 होगी, ये इससे बड़ा है क्या, नहीं है। जब वो एक बारी लूप चलेगा 20, हाँ बड़ा है, फिर 30 बड़ा है, ठीक है। जब ये चलता रहेगा और जब उसको मिला कि अच्छा हाँ ये सबसे बड़ा है, तो क्या करे, मैक्स में उस इंडेक्स की वैल्यू को स्टोर करा दे, ठीक है। और फिर हमने मैक्स को प्रिंट करा लिया। सो इस तरीके से हमने अपना प्रोग्राम लिखा, एंड इस तरीके से हमने 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन एंड अननोन एरे समझा, पूरा एरे का कॉन्सेप्ट समझा, मैट्रिक्स क्या होती हैं कैसे। अब आई होप कि अब आप सेलेनियम में टेबल को अच्छे से हैंडल कर पाओगे, राइट, क्योंकि वो इतना डिफिकल्ट है नहीं, जब तक कि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं ना तब तक हमें चीज़ें बड़ी डिफिकल्ट लगती हैं। जैसी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है हमें बहुत अच्छा लगता है, रिलैक्स लगता है। आई होप गाइज ये आपको समझ में आया होगा आज का सेशन, रियली मेरे बहुत एफर्ट्स लगे इसमें, एंड आप इस वीडियो को एज मच एज पॉसिबल शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड गाइज डेफिनेटली मैं अरेस पे अभी बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाने वाली हूँ जो कि इंटरव्यूज में आते हैं, इंटरव्यूअर्स पूछते हैं, सो आपको एज अ प्लेसमेंट आप उनको कंसिडर कर सकते हो। And thank you for watching.